हेलो दोस्तों, अपने घटना चक्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया है। ठीक है, इसमें हम सबको बहुत चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ये हालांकि ये बोल रहा है कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा जब ब्रिटेन इंडिया को रूल कर रहा था। ठीक है, इसमें आपका लैंड रेवेन्यू होगा, फिर दादा साहब नौरोजी का आपका ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ थ्योरी जो आता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ठीक है, डी औद्योगिकरण जिसको बोलते हैं हम सब, ये सब चीज़ हम सबको इसमें देखना। तो पहले हम सब इसका थ्योरी पार्ट को करते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सब अपना थ्योरी पार्ट्स। आप जो हम रीड कर रहे हैं उसको आप या तो सुन सकते हैं या आप खुद से एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलिए, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन ब्रिटिश हैंड्स एंड वॉज कंडक्टेड इन अ मैनर सबवर्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, होम चार्ज रेफर टू एक्सपेंडिचर इंश्योर्ड इन इंग्लैंड बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया. It includes dividends to the shareholders of the East India Company, interest on public debts, rise aboard, civil and military charges, store purchases in England, etc. ठीक है, interest and profit on private foreign capitals were another important leakage from the national income system. ठीक है, for banking, insurance and shipping service in India has had to make huge payment. In British India, a term imperial preference was often used the concession granted to British imports in India. According to this, almost nil charge was levied on British import, but Indian export were charged heavily in Britain. ठीक है, बोल ये रहा है कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन, उस सामान पे हेवी ड्यूटी चार्ज किया जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस। लेकिन जो ब्रिटेन से इंडिया इंपोर्ट किया जाता था उस पर नील ड्यूटी चार्ज किया जाता, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं किया जाता था। ठीक है, तो यही बोल रहा है। नेक्स्ट, a strong preference to invest in land property by rich class of India during British rule provided detrimental for the development of industries as they were low on capital investment. In 1793, Cornwallis started permanent settlements of land revenue. कॉर्नवालिस जो है परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करता है लैंड रेवेन्यू का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कब परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है? 1793 में। और स्टार्ट कौन कर रहा है? कॉर्नवालिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आगे ढेर सारे में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का और सारा भी नाम है, जैसे रिश्तेदारी है, जागीरदारी है, मालगुजारी है, बिस्वेदारी है, ये सब इसका अनदर नेम है। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज लॉन्च इन बंगाल, उड़ीसा एंड वाराणसी। ठीक है, जो यूपी का पार्ट है। और ये इंडिया का मतलब ब्रिटिश इंडिया का 19% क्षेत्र था। ठीक है, 19% लैंड ये ओन करता था ये परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश इंडिया वॉज अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 90%। देखिए बोल रहे हैं, अ न्यू सेक्शन जमींदार वॉज अनाउंस्ड एज लैंड ओनर। इसमें बोला जाता था कि जमींदार है सो लैंड ओनर है। ठीक है, और उसको 10 जो 11वां का 10 भाग होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा, एक भाग वो खुद रख सकता है। ठीक है, अपना ड्यूटी करने के लिए। इन परमानेंट सेटलमेंट जमींदार वेयर स्मॉल कैपिटलिस्ट, जमींदार एक स्मॉल कैपिटलिस्ट की तरह हो जाता था। ठीक है, और भी लैंड रेवेन्यू मेथड थे, ये सब देखते हैं। जैसे रैयतवाड़ी वॉज ग्रांटेड बाय थॉमस मुनरो, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो थॉमस मुनरो के द्वारा दिया गया था एंड अलेक्जेंडर रेड के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर रेड फर्स्ट इम्प्लीमेंट दिस लैंड रेवेन्यू इन बारामहल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ठीक है, बारामहल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये अलेक्जेंडर रेड पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम का मतलब सिस्टम चालू करते हैं ये। लेटर ऑन दिस सिस्टम स्प्रेड टू मद्रास, मद्रास में स्प्रेड होता है बाद में, और कुछ पार्ट बॉम्बे में, ईस्ट बंगाल में जो कि असम है, कुर्ज है आपका, फिर मॉडर्न कर्नाटका वाले इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट हम सब देखें। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम रैयत वेयर गिवन द ओनरशिप एंड राइट टू ऑक्यूपाई लैंड, जो रैयत है उसको लैंड का ऑनर मान लिया गया
एंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, और रेवेन्यू डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाने लगा, ठीक है, बीच से ज़मींदार को हटा दिया गया। बाई दिस सिस्टम द फार्मर वॉज ओन हिज लैंड, इस सिस्टम में फार्मर के पास ही खुद का ज़मीन था, ठीक है, वो किसी और की जगह पे काम नहीं करता था, जो लैंड ओनर है वो खुद फार्मर ही है। अ टोटल अराउंड 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 51% ब्रिटिश इंडिया का ये टोटल रैयतवाड़ी मतलब सिस्टम था, ठीक है। देखें, वॉज कवर्ड अंडर दिस सेटलमेंट, ये द रेट ऑफ लैंड टैक्सेस इन दिस सिस्टम वॉज वेरी हाई एंड रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर रेंट्स वॉज हैंडली वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है, वेरी हाई रिकवरी था इसमें से ऑफ एग्रीकल्चर रेंट एंड द स्ट्रिक्टली, ठीक है। आइए जो नेक्स्ट हमारा है महालवाड़ी है, ठीक है। महालवाड़ी जो सिस्टम है ये भी लैंड रेवेन्यू से ही रिलेटेड है। इसमें गांव को ही लैंड का ओनर मान लिया गया, ठीक है। विलेज मतलब गांव होता है, महाल मतलब गांव ही होता है। इसमें गांव को ही एक मान लिया गया और उसके बाद उस गांव से ही टैक्स कलेक्ट करने लगा। ये बोल रहा है अंडर द महालवाड़ी सिस्टम द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट्स इज द विलेज और द महाल, ठीक है, विलेज को महाल बोला गया। द विलेज लैंड बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी, ठीक है, विलेज लैंड विलेज कम्युनिटी से बिलोंग करता है। द कम्युनिटी वॉज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और ये कम्युनिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा ये पेमेंट करने के लिए। दिस सिस्टम prevailed around 30% of the British India, covering UP, central provinces, Punjab with some changes, ठीक है। पंजाब में था लेकिन कुछ चेंजेस था उसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सब। द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी एडिक्वेट इनकम, कॉमर्शियल और द मटेरियल रिटर्न डिस्क्राइब द नेशनल लीडर एंड इकोनॉमिस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए हम बताए थे ना शुरुआत में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। बिफोर 1813 द कंपनी हैड रिकरिंग सरप्लस विच एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ठीक है। कौन कौन सा मेथड था 1813 से पहले, ठीक है, कंपनी के लिए? तो एक था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से था प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड रिजल्टिंग मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर द इंडियन मार्केट्स एंड, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट है वो है एक्सट्रैक्शन मेड कंपनी ऑफिशियल, ठीक है। The surplus was used by the company as an investment. That means for for making purchase of exportable items in India and elsewhere. ठीक है। Against the export of goods made out of this investment, India did not receive any return. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंडिया से जा रहा है लेकिन इंडिया को कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम सब बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दाता साहब नौरोजी ने जो देंगे बाद में। दिस सिस्टम वॉज बॉट टू इन द चार्टर एक्ट, ये सिस्टम ख़त्म हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया। फ्रॉम 1813 ऑनवर्ड इकोनॉमिक्स ड्रेन टुक फॉर्म द अनरिक्वेटेड, ठीक है, एक्सपोर्ट। जो इकोनॉमिक ड्रेन है वो बहुत ही स्पीड से अब होने लगा क्योंकि मोनोपोली ख़त्म हुआ ब्रिटेन का, मतलब सारा ब्रिटेन का कंपनी अब आ सकता है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं करेगा, सभी कंपनी ट्रेड करेगा। तो सभी के लिए सेम रूल है कि इंग्लैंड का ब्रिटेन का सामान जो इंडिया आएगा उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया का सामान जो ब्रिटेन जाएगा उस पर बहुत चार्जेस लगेगा। तो यहीं से वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी निकल के आता है क्योंकि इंडिया का सामान हैंड क्राफ्ट होता है वो वैसे भी महंगा होगा, वहाँ का मशीन का है सस्ता होगा, ऊपर से इस पर इतना चार्जेस लगा दिया जाएगा कि आम आदमी ले ही नहीं पाएगा। तो मजबूरी में उसे फॉरेन क्लॉथ ही लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉरेन गुड्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है। दादा भाई नरोजी डिस्क्राइब द ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन से बुक में बोले हैं? इविल ऑफ ऑल इविल्स, ये इनका एक बुक का नाम है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इविल ऑफ ऑल इविल्स ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसी में बोले हैं। एंड द मेन कॉज
और दूसरा जो है एंड द मेन कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी, ठीक है। 2 बुक लिखे हैं वो, जिसमें डिस्क्राइब किए हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट, ठीक है, वॉज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपाउंडर ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। एक सेकेंड, गलती हो गया। He, with his articles and the books, England Duties of India, England Duties to India, Paper, Poverty and Un-British Rule in India, ये भी एक है, ठीक है। The Wants and Means of India and on the Commerce of India, propounded by his drain wealth theory, सभी में वो धन का निष्कासन का सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ बताए हैं। नेक्स्ट है रमेश चंद्र दत्त also emphasized the drain of wealth theory. He in his article The Economics History of India proposed that the half of the annual GDP of the India began outflowed every year, ठीक है। Indian National Congress 1896 accepted the drain theory in Calcutta session and announced that the real cause for frequent famines and poverty of Indian nationals is the ongoing drain of wealth previous year. Sayyid Ahmad Khan was loyal towards British ruler, ये याद रखिएगा, बहुत चिरांद आदमी है। And he believed that the development of Muslim community would take place with the British government only. दादा भाई नौरोजी 1825 to 1917 AD, along W.C. Banerjee established London India Society 1865 AD, ठीक है, which popularized the service, exploitation and the pain of Indian national. Dadabhai Naoroji was the first Indian to be elected the British House of Commons, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्ट हुए थे पहले इंडियन व्यक्ति हैं ये, लिबरल पार्टी से, ठीक है, और जीत भी गए थे ये 1892, ठीक है। आइए चलिए, तो ये आपका इकोनॉमिक्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑफ द ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश रूल वाला जो है तो अब इसके हम सब क्वेश्चन वाले हिस्से पे चलते हैं। थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्ज फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस, ठीक है। फर्स्ट, फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, पहला नंबर। दूसरा नंबर, फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल्स इंगेज्ड इन इंडिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश। कौन सा इसमें से ट्रू है? तो फंड यूज नहीं किया जाता था इंडिया का वॉर करने के लिए, बाकी ऊपर का दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द टर्म इंपेरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द ए नंबर स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया, एकदम सही है, ठीक है। बी, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिशर्स। सी, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट टू दैट ऑफ द ब्रिटिश। डी, प्रेफरेंस वॉज गिवन टू ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स ओवर इंडियन प्रिंसेस, ठीक है, ए नंबर सही है। आइए तीसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ, क्या कारण था? इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री कोई डेवलप क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था? तो चलिए देखते हैं। ए नंबर बोल रहा है एब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, फॉल्स है। बी बोल रहा है स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल्स, गलत। सी, स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज था इंडिया के पास। डी, प्रेफरेंस ऑफ द रिच इन्वेस्ट इन लैंड, ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पे चलते हैं सब। द स्टेपवेल
commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century where, क्या एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट आप आंसर देखिए, कॉटन, सिल्क, साल्ट, पेपर एंड ओपियम, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये है एक्सपोर्ट करने का 18th सेंचुरी के समय बंगाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हु इंट्रोड्यूस्ड इस्तेमरारी सेटलमेंट, ठीक है। इस्तेमरारी को हम सब परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। उसी का नाम आपका जागीरदारी हो गया, मालगुजारी हो गया, विश्वेदारी हो गया, ये सब लोकल बोला जाता था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट फेमस हुआ। ये लैंड रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट के नाम से ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में, ठीक है। कब किया था? 1793 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोल रहा है द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी तुरंत देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ, किसके लिए था परमानेंट सेटलमेंट? तो लैंडलॉर्ड के लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ, अभी तुरंत देखें, जमींदार, जिसको लैंडलॉर्ड बोलते थे हम सब, ठीक है। 9th, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, बहुत देर से देखते आ रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, यहाँ मैंने आपको जस्ट बताया 1793, यही आंसर है 1793, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब, द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions, ठीक है। ये पूछ रहा है, IAS 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ए नंबर बोल रहा है मेकिंग जमींदार पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वाइज रायत, रायत को भी हम सब ये बोलते थे, जमींदार ही था, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम है ना, उसमें रायत को, साउथ इंडिया उड़ीसा इस सब के साइड में रायत को, जमींदार को रायत बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन ओवरलोड ऑफ जमींदार, नहीं, ठीक है। सी बोल रहा है मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, नहीं। 9 बोल रहा है, सॉरी, डी बोल रहा है नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स ABC इज करेक्ट, कोई सही नहीं है इसमें से, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार वेयर रिक्वायर्ड टू इशू पतास टू द फार्मर विच वेयर नॉट इशूड बाई मेनी ऑफ द जमींदार्स, द रीज़न वॉज, क्या रीज़न था कि जो सही वेवरेज होता पीसेंट का, मतलब फार्मर का, उसको नहीं मिलता था, सही पैसा नहीं देता था, क्या कारण था? मेन रीज़न पूछ रहा है, ठीक है। जितना उसको पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा ज़मींदार नहीं देता था, जितना लैंड मिलना चाहिए उतना लैंड नहीं देता था, उस सबका रीज़न पूछ रहा था। ए बोल रहा है द जमींदार वेयर ट्रस्टेड बाय फार्मर्स, नहीं, गलत है। देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, हाँ ये सही है, कोई चेक करने वाला नहीं था कि जमींदार क्या कर रहा है, जमींदार अपने मनमानी कर रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं था इसका। तो एक ऑफिशियल जो चेक करने वाला होता है, सुपरवाइज करने वाला होता है, जमींदार के ऊपर कोई था नहीं, इसलिए जमींदार अपना मनमानी कर रहा था, इसलिए ये बी नंबर आंसर आपका सही है, बाकी सब गलत है। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन जमींदार को चेक करने का, ठीक है, पेशेंट को नहीं। द फार्मर वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द गेटिंग पतास, सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार, ठीक है। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है सभी में से बिहार के संदर्भ में परमानेंट सेटलमेंट में, ठीक है। ए नंबर द जमींदार वेयर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड, ठीक है। बी नंबर द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार्स, ठीक है। सी नंबर लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, डी। तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से, वो हेरिडेटरी नहीं है, ठीक है। जमींदार का कोई वो मतलब जागीर नहीं है, वो ब्रिटिश
उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया है कि ये लैंड से आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है, रेवेन्यू। तो सी नंबर सही है हम सबका। ये लैंड रेवेन्यू वॉच, एक सेकेंड गलती हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इन डैश द राइट ऑफ टेनेंट्स ऑफ ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वेयर गिवन बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था, ठीक है, तो 1885। आइए इस बारे में देखते हैं। इन 1970 द लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट विच इन टर्न प्रोवाइडेड मेनी राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है। By the 19th century, the demands for land increased and hence landlord increased the rent, increase कर देता है लैंड लैंड के रेंट को इंक्रीज कर देता है, विच रिजल्ट इन रिवॉल्ट बाय ए पीसेंट। उसी के कारण रिवॉल्ट होता है, जो पीसेंट मतलब किसान सब होता है वो रिवॉल्ट कर देता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस द बंगाल एंड बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 विच डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग्स वाज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कौन है, तो थॉमस मुनरो है, ठीक है, थॉमस मुनरो है, और ये अलेक्जेंडर रीड भी है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट का है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन सी नंबर सही है, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, कहाँ होता है पहला, तो मद्रास में होता है, थॉमस मुनरो वहाँ का गवर्नर होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन बंगाल एंड मद्रास। परमानेंट बंगाल में, मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। बोला है तो सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, किससे है, तो अभी जस्ट पढ़ते आ रहे हैं हम सब, रैयतवाड़ी सिस्टम से, ठीक है। इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रीवैलेंट इन, कहाँ पे था, तो मद्रास वाले इलाके में था, इसमें से कोई आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, हु वाज एसोसिएटेड विद द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ मद्रास। मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम से कौन सा एसोसिएटेड है, तो थॉमस मुनरो, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, हु स्टार्टेड रैयतवाड़ी सिस्टम, तुम सब पढ़ते आ रहे हैं, थॉमस मुनरो, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द, कहाँ पे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक है। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सॉरी बोथ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था रैयतवाड़ी सिस्टम, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोल रहा है, द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो किसान है ना उसी को लैंड ओनर मान लिया गया था वहाँ का, ठीक है, वही डायरेक्ट टैक्स पे करता था गवर्नमेंट को डायरेक्ट, कोई बीच में जमींदार नहीं होता था, ठीक है। सेकंड बोल रहा है द गवर्नमेंट सेव्स पतास टू द रैयत, ठीक है, ये भी सही है। द लैंड वेयर सर्वेड एंड एसोसिएटेड बिफोर बीइंग द टैक्सेड, ठीक है, सर्वे किया जाता था और असिस्ट किया जाता था टैक्स देने से पहले, तो तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे ये 25 नंबर क्वेश्चन देखे जरा। The system under which the peasant himself owns the land and is responsible for payments of land revenue to the government is known as, देखिए अभी हम जस्ट बताए ना आपको कि जो पेसेंट है उसी को लैंड ओनर मान लिया जाता था रैयतवाड़ी सिस्टम में, देखिए, ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम में वही पूछा है यहाँ पे कि कौन सा मतलब सिस्टम है जिसमें पेसेंट को ही लैंड ओनर मान लिया गया है, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स पे करने के लिए, तो रैयतवाड़ी सिस्टम है, ठीक है जी। 26 नंबर क्वेश्चन, पता है ये क्या क्यों किया था, क्योंकि जमींदार सब था ना वो एक तो ब्रिटिश का टैक्स भी रखता था कुछ %, और इस पे पीसेंट पर भी ढेर सारा दबाव देता था टैक्स पे करने के लिए, तो बीच का जो ये था गैप था
मान लीजिए कहीं पे फेमिन आ गया, अगर ज़मींदार जो है वो उस इलाके का नहीं, वो अलग इलाके का है, जैसे बिहार के एक जगह पे फेमिन आया और जो ये आपका ज़मींदार है वो है पंजाब का, तो उससे उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो फिर भी पेशेंट से दबाव डालता था टैक्स पे करने के लिए, तो यही पे दिक्कत आता था कि पेशेंट रिवोल्ट कर देता था, तो ये सिस्टम लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु एमंग द फॉलोइंग सेड रैयतवाड़ी इज अ सिस्टम विच हैज़ ऑलवेज प्रीवैलिड इन इंडिया? कौन बोलता है? थॉमस मुनरो। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड अदर एज रीजन आर, ठीक है। assertion और रीजन है दे रखा है। assertion ए में क्या बोल रहा है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका रीजन क्या है? इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडिया, इंडियन प्लीसेंट्स, बताइए, सॉरी पिसेंट्री, इंडियन पिसेंट्री, माई मिस्टेक, इंडियन पिसेंट्री, ठीक है। तो इसका क्या कारण था? चलिए, तो ये रीज़न भी सही है और ये असर्शन सही है और उसका रीज़न भी सही है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास्ड, ठीक है। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब पास हुआ था बताइए? 1900 में, ठीक है। इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? करजन था, ठीक है। अरे 29 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टैब्लिश? पहला टी कंपनी असम में कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 1839 में, वो अभी तक चल रहा है वो कंपनी, ठीक है। देखिए इसके बारे में जब पढ़े, द असम कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड 1839 AD with a capital of 5 lakhs. Assam Company with its the Assam Company with its headquarter in Nazir in Assam. It is the oldest company of Assam which is still functioning. देखिए बोले ना वो अभी भी चल रहा है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who introduced the system of महलवाड़ी सिस्टम इन बंगाल? बोला महलवाड़ी सिस्टम बंगाल में कौन इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो हम सब पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पढ़े हैं, हॉल्ट मैकेंजे, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजे क्या बोला? महलवाड़ी सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय हॉल्ट मैकेंजे इन 1822 इन द बंगाल प्रेसिडेंसी. Under this system, the land revenue was collected from the farmers by treating whole village as a single unit called mahal, ठीक है। The revenue was not fixed but the revised periodically, ठीक है। जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था, लेकिन उसको बार बार रिवाइज किया जाता था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। मैच करना है। चलिए पहला बोल रहा है जजमानी, ठीक है, 12 बलूते, उसके बाद मिश्री और अधाय, ठीक है। तो इसको मैच करना है, कहाँ से कहाँ, कौन कौन कहाँ था, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में आपका ये आ जाएगा जजमानी, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आ जाएगा 12 बलूते, ठीक है। मिर्साई जो है आपका ये आ जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। और अदादे जो है कर्नाटका में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आर करेक्ट, ठीक है। आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंड्स ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया? ये क्वेश्चन आ रखा है पहले भी। ब्रिटिश इंडिया के समय में जो मिलिट्री पे था उस पर कितना परसेंट रेवेन्यू खर्च किया जाता था इंडिया का? तो आपका 40% मिलिट्री पे खर्च किया जाता था रेवेन्यू, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखें, Which one of the following statements correctly define the term drain theory was propounded by दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना, जो दादा भाई नौरोजी दिए हैं,
तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें से सही है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है दैट द रिसोर्स ऑफ द कंट्री वॉज बींग यूटिलाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। बी बोल रहा है दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल्स वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वॉज बींग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया नॉट गेट मटेरियल रिटर्न। मतलब बोल ये रहा है कि इंडिया से बाहर तो जा रहा है सामान, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो जा तो रहा है, लेकिन उसके रिटर्न में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सी क्या बोल रहा है इसमें, दैट द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर बीइंग given an opportunity to invest in India under the protection of the imperial power, ठीक है। That the British goods was being imported to the country making its miserable day by day। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखा जा रहा है 34, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी। बोल रहा है ड्रेन थ्योरी समय से में ड्रेन थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो हम सब जानते हैं, दादा भाई नौरोजी दिए हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ द इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। दोबारा पढ़ने का क्वेश्चन का जरूरत भी नहीं है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स। क्या है, असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, ठीक है। करेक्ट पूछ रहा है जनरल इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस टू ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। जनरली द इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस टू ट्रेड द ब्रिटिश रूल। रीजन है द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखा जरा, क्या बोल रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वेयर इकोनॉमिक क्रिटिस्ट ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है। जो क्रिटिसाइज किया जाता था, मतलब इकोनॉमिक क्रिटिसिज्ड होता था, इसका कौन करता था इसमें से, ठीक है, कॉलोनियल रूल के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी तो करते ही थे, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। उसके बाद जी.वी. नरसिम्हा अय्यर जो हैं वो भी करते थे, और आर.सी. दत्त भी करते थे, ठीक है, सभी हैं। तो डी ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। कौन सा लीडर है इस सभी में से जो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से मतलब एग्री नहीं करता था, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान क्या ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन इन विच ईयर द बुक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड। तो कब हुआ था, 1901 में, ठीक है, 1901 में हुआ था। और कौन किया था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था इस बुक को। ऑथर कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन भी यही पूछ लिया हु ऑथर द बुक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 फर्स्ट इंडियन elected to the British House of Commons was दादा भाई नौरोजी who contested on the ticket of, कौन से टिकट से दादा भाई नौरोजी इलेक्शन लड़े थे, तो लिबरल पार्टी से लड़े थे, ठीक है। तो आपका ये लिबरल पार्टी, एक सेकंड यार पहला बार में गलत ही हो जाता है, लिबरल पार्टी, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे 1901, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हु रॉट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक, बोल रहा है हु रोट द बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड। इकोनॉमिक ट्रेंड के थ्योरी को कौन डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो वो कौन किए हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विथ रेफरेंस टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट दिस प्रोसेस स्टार्टेड 1813, सही है, ठीक है। बी एवोल्यूशन ऑफ मोनोपोली राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रीगेट द प्रोसेस, ये भी सही है, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 44. Consider the following statements. The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji, the cause of Indian national movements, was that he first exposed the economic exploitation of India by the British. ठीक है. B. Interpreted the ancient Indian text and restored the self-confidence of India. अरे ये तो बिल्कुल गलत है यार, बहुत गलत है. Stress the need for education of all the social evils before anything else. Which of the following given below is correct? सिर्फ ये है. ठीक है. Only one. एक्सप्लॉइट करता था इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक्स को एक्सप्लॉइट किया था. ठीक है. Who considered that British economic policy is disgusting in India? कौन बोला था ब्रिटिश पॉलिसी को कि डिस्गस्टिंग है इंडिया में? द कार्ल मार्क्स. ठीक है, ये याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु इज रिगार्डेड एज द पीनियर ऑफ एजुकेशन वर्किंग इन साउथ इंडिया. ठीक है, किसे बोला गया है? तो वो बोला गया है सर आर्थर कॉटन को. ठीक है, आइए इसका जरा देखें. Sir Arthur Cotton was a British irrigation engineer. He worked for the irrigation system of the South India. Sir Arthur Cotton is considered as the pioneer of irrigation system in South India. ठीक है. 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ठीक है, सभी में से कंसिडर करना है. ठीक है. औरंग है इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट. ठीक है. बनियान को बोला जाता है इंडियन एजेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. और क्या है मिरासीदर को बोला जाता है डिसगेनेटेड रेवेन्यू पेयर्स टू द स्टेट्स. तो बी और सी 2 और 3 सही है, तो ओनली 2 करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. Economically, one of the results of the British rules in India in 19th century was the. बोल रहा है economically one of the results of the British rule in India in 19th century was the. कौन सा है इसमें से? Increase in the exports of Indian handicraft. ठीक है, एक सेकेंड गलती हो गया. एक्सपोर्ट कर रहा है इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, इंक्रीज कर रहा है एक्सपोर्ट के इंडियन हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को. ठीक है, पहला है गलत है ये. ठीक है. ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियंस ओन्ड फैक्ट्रीज, ये भी गलत है, दोनों गलत है. सी क्या बोला है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. हाँ, कॉमर्शलाइजेशन किया था जिसमें इंडिगो हो जाता है, आपका ओपियम हो जाता है, ये सब का खेती ज़्यादा हो गया था. ठीक है, तो सी नंबर है. ठीक है, इसी के वजह से आपका इंडिगो रिवॉल्ट भी होगा आगे चल के. 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. ठीक है, तो क्या है? पहला इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रूइंड. ठीक है, सही है. दूसरा क्या बोल रहा है machines were introduced in the Indian textile industry in large number. नहीं किया ही नहीं था. Railway lines were laid in many part of the country. नहीं, वहीं था जहाँ पे ब्रिटेन की ज़रूरत थी. ठीक है. Heavy duties were imposed on the imports of British manufacturing. अरे था ही नहीं कोई भी ड्यूटी इम्पोज किया हुआ ब्रिटिश गुड्स पे. ठीक है, तो सभी में से गलत है, बस 20 नंबर सही है. ठीक है. चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो रिवॉल्ट्स ऑफ 1857 1857 का विद्रोह. ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा हम सबको. चलिए, तो ये करेंगे हम सब नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही कर. ठीक है, चलिए ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि उनको भी आगे हेल्प हो इस चीज़ में. ठीक है, थैंक यू.